जय हिंद दोस्तों। आइए देख लेते हैं सी टेट के अंतर्गत पेपर नंबर 2 को। दोस्तों आपको हम बताना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट सी टेट के अंतर्गत पेपर नंबर 2 लिए हैं और उनका सामाजिक अध्ययन है, तो आज हम लोग देखेंगे 60 प्रश्नों का सीरीज देखेंगे। ये 60 प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों आइए देर न करते हुए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं और देख लेते हैं कि कहाँ से प्रश्न, किस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन निम्नलिखित में से कीजिए। अब इसमें देखना है कि जो संसार में प्रचलित रोपण कृषि है, ठीक है, तो रोपण कृषि क्या कहलाता है? तो रोपनी से संबंधित। आप लोग धान देखे होंगे, धान का जो रोपनी होता है, रोपण का मतलब रोपनी से संबंधित हो गया। तो जो रोपण कृषि है उसकी क्या विशेषता है, उसी के बारे में इसमें से एक ऑप्शन सही है। वो कौन सा ऑप्शन सही है वही आपको ट्रिक लगाना है दोस्तों। तो देखेंगे रोपण कृषि से संबंधित यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है, ठीक है, ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन है, इस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग करने के लिए कृषक अपने पूरे परिवार के साथ लगा रहता है। कोई जरूरी नहीं है कि पूरे परिवार के साथ लगा रहेगा, ठीक है, अकेले भी अपना काम वो कर सकता है, तो ये गलत होगा। यह कृषि मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है। नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि ये सारे प्रदेशों में कोई जरूरी नहीं है कि शुष्क प्रदेशों में ही की जाती है। इसमें प्रति एकड़ उपज कम होती है, ये भी गलत बात हो जाता है। इसमें प्रति एकड़ उपज कम नहीं होती है। जो रोपण सिस्टम है इसमें अगर उपज देखा जाए तो बहुत ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न क्या है? तो मध्य और शीर्षा प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ निम्नलिखित में से किस नगर को हमेशा प्राप्त होता है या प्राप्त है? तो इसमें देखेंगे आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है, बेंगलुरु को, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तो राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है, ठीक है। राज्य की जो विधायिका है उसके अंग से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? देश का प्रत्येक नागरिक, कानून लागू करने के लिए उत्तरदायित्व नौकरशाही, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये देखने से ये क्लियर हो जाएगा, ये प्रश्न आ भी सकते हैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। और यहाँ आपको हम बताना चाहते हैं कि दोस्तों इसमें 60 जो आपको सामाजिक अध्ययन में जो पेपर देखने के लिए, प्रश्न जो देखने के लिए मिलेंगे, इसमें से आपको 40 प्रश्न जो होगा ये आपका जो सब्जेक्ट वाइज होता है उस तरीके से होगा, और 20 जो होगा ये समाज शास्त्र यानी शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत होगा। तो दोस्तों शिक्षा शास्त्र का मतलब ये हो जाता है कि जैसे मान लीजिए अभी इसमें से कुछ प्रश्न आएगा, नीचे शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न है उसे हम बताएंगे दोस्तों। अगर मान लीजिए कि ये 40 प्रश्न आपको लगाने में कठिनाई होती है, तो जो ये 20 प्रश्न आपको मिलेंगे शिक्षा शास्त्र के, ये आपको बहुत लाभदायक होंगे, ये पैडागोजी से संबंधित होंगे, ठीक है। चौथा प्रश्न है, फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के निवारण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। इसमें से देखना है कि जो फौजदारी है कानून है उसके अंतर्गत इसमें से जो ये दिया गया है इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। दोस्तों इसमें ऑप्शन को हम लोग देखेंगे। ऑप्शन क्या कहता है? सबसे पहले न्यायालय में मामले को दर्ज कराया जाता है और इसके बाद पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। क्या ये सही है? सबसे पहले न्यायालय में हम लोग जाते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी मैटर अगर फंसता है तो सबसे पहले न्यायालय में हम लोग नहीं जाते हैं, ये आपका ऑप्शन गलत है। सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और इसके बाद केवल प्रभावित पक्ष की ओर से संबंधित न्यायालय में याचिका दायर कराने होते हैं, ठीक है। ये भी कोई जरूरी नहीं है कि जो प्रभावित है उसी के संबंध, क्योंकि ये तो सही है कि सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट हम करते हैं, ठीक है, लेकिन
लेकिन जो प्रभावित पक्ष है उसी के तरफ से न्यायालय में अपना याचिका दायर कराया जाएगा, ये कुछ गलत होता है। सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राथमिक दर्ज कराई जाती है और इसके बाद ही अदालत में मामला दर्ज किया जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट होता है और यही सही है। लेकिन आप डी भी ऑप्शन देख लेंगे, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जाती, ये भी गलत है। यानी आप लोग जानते होंगे कि अगर कोई भी लड़ाई झगड़ा, कोई फौजदारी कानून इस तरीके से बनता है तो सबसे पहला काम होता है पुलिस में प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, ठीक है। उसके बाद आगे की प्रक्रिया होती है, ठीक है। अब 5वां क्वेश्चन है, अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ये सब पर अगर देखा जाए तो पहला देख लीजिए क्या चीज़ है। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि साबुत आरोपी के दोषी होने का संकेत दे रहा है तो वह अदालत में प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। बी ऑप्शन है आपका, पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को पुलिस आरोपी के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। सी आपका है, सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पुलिस को जांच के दौरान किसी को सताने या पीटने, गोली मारने की अनुमति नहीं देती है। और डी आपका ऑप्शन है, कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं यह निर्धारित करना पुलिस का काम है। तो इसमें आपका ये ऑप्शन आपका सही है। हम लोग अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका क्या होती है, तो ये आप एक चीज़ और यहाँ पर देखेंगे, इसमें से लंबा सबसे देखा जाए तो लंबा ये कौन सा है उत्तर, ये आप देखेंगे कि 1 लाइन 2 लाइन 3 तीसरा लाइन भी आ गया है, लेकिन और सभी ऑप्शन आपके 2 लाइनर हैं। तो यहाँ एक चीज़ आपको हम बताना चाहेंगे कि जो लंबे प्रश्न के उत्तर होंगे उस पर आप थोड़ा सा विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। आखिर इतना लंबा प्रश्न के उत्तर लिखने का क्या मतलब है, छोटा छोटा भी अपना ऑप्शन दे सकता है, लेकिन 2 लाइन 3 लाइन का जब ऑप्शन लिखा जाता है तो वो ऑप्शन अक्सर करके सही होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे, छठा प्रश्न आपका दोस्तों, मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। ये 2 कथन दिया गया है, इस पर आपको विचार करना है। तो दोस्तों ये कथन है आपका, भारत के संविधान में दी गई सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी हैं। उसके बाद आपका बी है ऑप्शन, शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिक को उच्च स्तर के न्यायालय में जानने के लिए अनुमति प्रदान करता है यदि वह समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय और अन्यायपूर्ण है। तो इसके बारे में जो दोनों ऑप्शन है इसके बारे में हम लोग को विचार करना है। तो इसमें आपका ए और बी दोनों सही होता है और ये भी दोनों गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। क्या है, ए और बी दोनों ये ऑप्शन सही हो जाते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट जो प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 7 से 9, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 से 9 जो है ये आपको इसी के अंदर इसको पढ़ना है और उसके बाद इसको पढ़ करके आपको उत्तर आपको देना है, यानी 7, 8, 9 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। पहिया कुर्सी यानी व्हील चेयर का उपयोग करने वाले रंजन की कक्षा विद्यालय भवन की तीसरी मंजिल में लगती है। वह प्रत्येक दिन सहायता की प्रतीक्षा करता है जो उसे उठाकर विद्यालय की भीड़ से होकर ले जाता है। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो व्हील चेयर का उपयोग करने वाला कोई दिव्यांग लड़का है और वो व्हील चेयर से अपने क्लास में जाता है और नीचे वो खड़ा रहता है, ठीक है। वो बच्चा नीचे खड़ा रहता है यानी अपने व्हील चेयर पर रहता है और वो इंतजार करता है कि कोई बच्चा आएगा तो इसके व्हील चेयर को लेकर के, इस बच्चे को लेकर के क्लास में जाएगा। तो वो भी उसका क्लास तीसरी मंजिल पर है, ठीक है। उसका क्लास क्या है, तीसरी मंजिल पर है। तो इसके बारे में आपको ये पढ़ना है। सबसे पहला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है। अगर देखा जाए तो दिव्यांग बच्चों के लिए अगर कोई कानून बना है तो उसमें ये दे रहा है कि भारत के किस संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है। तो दोस्तों इसमें आपका अनुच्छेद 15 का उल्लंघन हो रहा है। उसके बाद 8वां नंबर का क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि विकलांग अधिनियम 1995, ठीक है। विकलांग अधिनियम 1995 के किस प्रावधान का पालन विद्यालय नहीं कर रहा है। यानी जो विकलांग अधिनियम 1995 एक्ट बना है इसमें दिव्यांग बच्चों को नीचे रखना है, व्हील चेयर रैंप बनाना है इत्यादि, ये सब
है। तो लेकिन इसमें दिया है कि विकलांग अधिनियम 1995 के किस प्रावधान का पालन विद्यालय नहीं कर रहा है, तो इसमें रैंप वाले सार्वजनिक स्थानों और भवनों तक सुरक्षित पहुंचाने, यानी जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको रैंप के द्वारा क्लास तक पहुंचाने के लिए निर्माण होना चाहिए। तो PWD एक्ट विश्व दिव्यांग ये देखा जाए विकलांगता अधिनियम 1995 के ये रैंप वाले सार्वजनिक भवनों का सुरक्षित पहुंचाना ये आपका ये नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है उसी के अंतर्गत, रंजन के प्रति समानुभूति के विकास के लिए विद्यार्थियों के साथ किया गया निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक उपयुक्त होगा। यानी रंजन के प्रति सहानुभूति को, मान लीजिए कोई दिव्यांग बच्चा है तो उसके प्रति विद्यालय के साथ किया गया, यानी विद्यालय के जो लोग हैं वो क्या करते हैं रंजन के लिए, जो कि सहानुभूति का कार्य होगा। तो पहला है कि विकलांग अधिनियम पर एक भाषण देने के लिए किसी वकील को आमंत्रित करना। ये चारों ऑप्शन पहले आप लोग पढ़िए। पहला ऑप्शन हो गया व्हील चेयर कैसे ऊपर उठाया जाए, इस पर एक विचारावेश प्रकट करना। रंजन को सीढ़ियों से ऊपर ले जाने और नीचे लाने के लिए विद्यार्थियों को कहना। और एक भूमिका निर्वाह नाटिका का आयोजन करना जिसमें विद्यार्थी व्हील चेयर में ले जाए जाने को अनुभव कर सके। यानी सबसे पहले अगर देखा जाए तो बच्चों को, कोई भी बच्चा है तो वो व्हील चेयर, देखिए जैसे व्हील चेयर के साथ बच्चों को ले जाना है, वो भी तीसरी मंजिल पर ले जाना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जो ये है आपका एक भूमिका निर्वाहन नाटक, एक ऐसा नाटिका अपना किया जाए, बच्चों को ऐसा अनुभव कराया जाए कि वो बच्चा कैसे उन बच्चों को तीसरी मंजिल तक व्हील चेयर के माध्यम से ले जा सकता है। तो ये डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होता है कि एक भूमिका निर्वाहन नाटिका का आयोजन करना जिसके विद्यार्थी व्हील चेयर में ले जाने का अनुभव कर सके। ठीक है, अब देखेंगे 10वां क्वेश्चन। दोस्तों 10वां क्वेश्चन क्या है, किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए। ये आपका पैडागोजी है दोस्तों, ये आपका पैडागोजी का सवाल है और यही है आपका शिक्षा शास्त्र। इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेंगे 20 जो कि आप चाहते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। कैसे गलत नहीं होगा, तो यहाँ आप प्रश्न को समझने का प्रयास करिएगा। किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए। जैसे दोस्तों मान लीजिए कि हमें ताजमहल भ्रमण कराना है, शेरशाह सूरी का मकबरा भ्रमण कराना है, या इत्यादि कोई भी उस तरीके दिल्ली जामा मस्जिद या इत्यादि कोई भी अपना जगह का हमें दर्शन कराना है, बच्चों को भ्रमण कराना है। तो उसमें सबसे अगर देखा जाए तो उद्देश्यपूर्ण विचार क्या होना चाहिए, तो कार्यात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना, मूल्यपरक निर्णय देना। यानी मूल्यपरक निर्णय देना ये तो कुछ गलत होता है। लोकप्रिय घटनाओं को उजागर करना और प्रसिद्ध व्यक्तियों का मूल्यवर्धन करना। अगर देखा जाए तो कार्यात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना ये आपका इस चीज के लिए बिल्कुल सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। 11 नंबर का जो प्रश्न होगा आपका, आप नए राज्य पाठ में चोल विषय पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप नए राज्य पाठ यानी जो आपका टॉपिक है नया राज्य है, इसमें चोल पाठ को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो पाठ के अंत में अयंत्र में चीन के ताग राजवंश पर सूचना दी गई है। कक्षा 7 हमारे अतिथि से पृष्ठ संख्या 28। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होने के नाते इस पर विचार विमर्श करते समय आपका शैक्षिक विचार क्या होगा। यानी देखिए दोस्तों, आपको प्रश्न को ही समझना होगा। इसमें क्या दिया है, आप नए राज्य यानी कोई नया राज्य पाठ है, उसमें चोल विषय पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चोल विषय के बारे में बता रहे हैं। तो इसमें कक्षा 7 इसमें ऑप्शन को पहले हम लोग देख लेते हैं। विद्यार्थियों को रोचक तथ्यों के प्रति जागरूक करना, विद्यार्थियों को चीन के अतीत पर कल्पना करने का अवसर प्रदान करना, विभिन्न समाजों में ऐतिहासिक विकास की तुलना करना और विद्यार्थियों को विश्व इतिहास से परिचित कराना। अगर इसमें देखा जाए दोस्तों तो क्या सही हो सकता है, इसमें आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होता है, क्योंकि इसमें विद्यार्थियों को चीन की अतीत पर कल्पना करने का अवसर प्रदान, चीन के अतीत के बारे में
करना है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होता है। अब 12 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 12 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, तो आप देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी कुछ पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन करते हैं। आपकी सबसे उपयुक्त प्रक्रिया चुनिए। तो पढ़ाया जा रहा है, अध्याय को पढ़ाना बंद कर दूंगा, सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा का आयोजन करूंगा, इन टिप्पणियों पर ध्यान नहीं दूंगा, विद्यार्थियों को दंडित, यानी दंडित करना ये आपका गलत हो जाएगा। टिप्पणियों पर ध्यान नहीं दूंगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। पढ़ाया जा रहा है, अध्याय को पढ़ाना बंद कर दूंगा, ये सारे के सारे इसी से आपको, यानी क्यों भाई, आपको रखा गया है बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए। बच्चा है तो आप हैं, स्टूडेंट है तो आप हैं, नहीं है तो आप नहीं हैं। तो ये सारे जो तीनों, पहला, सी और डी, ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं और ये आपका करेक्ट ऑप्शन सही हो जाता है। अब नीचे 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखेंगे दोस्तों। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें सामाजिक अध्ययन के हम लोग देख रहे हैं और 30 ही प्रश्न इसमें हम कवर करेंगे। पार्ट 1 के अंतर्गत हम 30 प्रश्न करेंगे और पार्ट 2 के अंतर्गत 30 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, 60 क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि ये ऐसा ही आता है, प्रश्न इतना लंबे लंबे आते हैं कि आपको पढ़ने में ही समय वेस्ट हो जाता है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझ लेते हैं तो आपके लिए बेनिफिट होगा कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। सामाजिक और राजनीतिक जीवन पढ़ाने के लिए, ठीक है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन, ये आपका कोई पाठ है कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन पढ़ाने के लिए दिए गए उपायों ए और बी और सी में से सबसे उपयुक्त उपाय को चुनिए। यानी आपको सामाजिक और राजनीति के जीवन के बारे में पढ़ाना है, तो आपको ये ऑप्शन दिया गया है, व्यक्ति अध्ययन, परिभाषाएं और दृश्य सामग्री। इसमें से कौन कौन से सही हैं दोस्तों? बी और सी सही है, यानी परिभाषाएं और दृश्य सामग्री। अगर देखा जाए तो अगर परिभाषा को रटना, याद करना, पढ़ना, जिसमें परिभाषा दिया गया है उसको आप गलत कर दीजिए, यानी परिभाषा। तो बी जिसमें है, आप देखेंगे ए में भी बी है, इसको गलत कर दीजिए, बी में भी बी है, इसको गलत कर दीजिए, और सी में भी बी है, इसको गलत कर दीजिए। तो आपका ए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। व्यक्तित्व अध्ययन और दृश्य सामग्री, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट नंबर देखेंगे दोस्तों, 14 नंबर का है, पठांत प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग है। पठांत प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग है, यानी पढ़ने वाला जो प्रश्न है उसका सबसे उपयुक्त उपयोग क्या है? तो परीक्षा के लिए प्रश्न सुझाना। और देखा जाए दूसरा आपका बी है, अध्याय से महत्वपूर्ण भागों को पहचान करना, सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना, विद्यार्थियों के लिए अध्याय का सारांश प्रस्तुत करने में शिक्षकों की सहायता करना। ठीक है, अगर इसमें देखा जाए तो सारांश प्रस्तुत करने में शिक्षकों की सहायता करना, ये क्यों? ठीक है, ये नहीं आपका, ये सी आपका ऑप्शन, सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाता है। ये पठांत का मतलब है जो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछ रहा है दोस्तों। तो सतत और समग्र मूल्यांकन के अनुसार आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है? तो ये है आपका, विद्यार्थियों को अंक देकर प्रेरित करना, ये तो कोई ज़रूरी नहीं, ये गलत हो सकता है। बी आपका, विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना, ये कुछ सही लग रहा है, लेकिन हम लोग ऑप्शन पूरा देखेंगे, इससे भी बेटर कोई ऑप्शन मिल सकता है। तो दोस्तों इसके बाद आपका सी ऑप्शन हो जाता है कि विषय वस्तु के बारे में विद्यार्थियों को प्रत्यास्मरण का परीक्षण करना, ये भी हो जाता है। और विद्यार्थियों की तुलना पर उसका रैंक निर्धारित करना, ये भी आपका ऑप्शन हो जाता है। लेकिन इसमें दिया है कि कौन सा उपयुक्त, सबसे अधिक उपयुक्त कौन सा है, तो सबसे अच्छा उपयुक्त अगर देखा जाए दोस्तों तो सी ऑप्शन आपका सही है कि विषय वस्तु के बारे में विद्यार्थियों को प्रत्यास्मरण कराकर परीक्षण करना। ठीक है, का परीक्षण, यानी उससे जानकारी है कि नहीं है इत्यादि। 16 नंबर का जो प्रश्न है आपका, इतिहास आपके लिए सहायक होगा। वर्तमान का कैसे विकास हुआ यह समझने में, यानी देखिए आपसे ये प्रश्न पूछा गया कि इतिहास आपके लिए सहायक किस रूप में होगा। पहला दे दिया है कि वर्तमान का कैसा विकास हुआ यह समझने में, कि हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधि को समझने में, और अतीत का वर्तमान से तुलना करने में। तो दोस्तों अगर देखा जाए जनरली
तो ये वर्तमान में कैसे विकास हुआ यह समझना। वर्तमान में कैसे विकास हुआ, इतिहास का मतलब क्या होता है, इति माने पुरानी, हास मीन्स कहानी, यानी पुरानी कहानी। तो वर्तमान में जो चल रहा है, वर्तमान का कैसे विकास हुआ, वर्तमान नहीं, यहाँ पर ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। अगर जहाँ भी ये पहला दिया है उसको आप गलत पहले कर लीजिए, हो सकता है कि आपको ऑप्शन करेक्ट मिल जाए। तो देखिए इतिहास है, ये क्या है, इतिहास यानी पिछली बीती हुई कहानी। ये वर्तमान को कैसे, वर्तमान का कैसे विकास हुआ यह समझने में, ये वर्तमान का विकास कैसे हुआ ये क्यों समझेंगे हम, वर्तमान जो चल रहा है उसमें विकास कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है उसको नहीं। इतिहास का मतलब पिछले। तो जिसमें भी 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये इसमें भी 1 है तो ये भी गलत, इसमें 1 है तो ये भी गलत, और इसमें भी 1 है तो ये भी गलत। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है और सही है। नेक्स्ट 17 नंबर का हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों देखेंगे कि एक शिक्षक भारत के विभाजन पर प्राथमिक स्रोतों पर आधारित एक कार्य योजना प्रोजेक्ट करवाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है, यानी यहाँ पर नहीं है, हमें देखना है कि प्राथमिक स्रोत नहीं है। कोई मान लीजिए कि शिक्षक है और विभाजन, एक शिक्षक, भारत के विभाजन यानी भारत का जो विभाजन हुआ है उस पर कोई शिक्षक है, वो अपना बच्चों से एक प्रोजेक्ट तैयार करा रहा है। तो उसमें देखा जाए तो क्या चीज़ है जो कि नहीं है, तो आत्मकथाएं ये तो होगा, समाचार पत्रों का पूरा लेख कार्य ये भी होगा, मौखिक इतिहास और उपन्यास। तो इसमें मौखिक इतिहास दोस्तों अगर देखा जाए तो जब कोई शिक्षक है, ठीक है, तो कोई शिक्षक है और भारत के विभाजन पर पाठ करा रहा है, तो मौखिक इतिहास कैसे, मौखिक वो तो इतिहास खत्म हो जाता है, जो बात किए लिखित इतिहास होता है न कि मौखिक होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। जो इतिहास है बीता हुआ है तो लिखित रूप में है, उसी को हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, दोहराते हुए आ रहे हैं। जो मौखिक था वो तो बीत गया, उसको कोई समझा, ठीक है, मौखिक को लिखित रूप दे दिया गया तो उसको हम लोग समझते हैं, लेकिन मौखिक था क्या नहीं था उसको अब कैसे हम लोग समझेंगे। तो इसमें आप लोग थोड़ा सा एक बार, ये मौखिक इतिहास जो दिया है ये आपका नहीं है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि प्राथमिक स्रोत नहीं है, तो ये मौखिक इतिहास ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 18 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हम लोग देख लेंगे कि क्या कहता है। एक सेकंड। उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया है। देखिए यहाँ पर सामाजिक विज्ञान में इतिहास को सम्मिलित, सामाजिक विज्ञान में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो सामाजिक अध्ययन का विषय है उसमें इतिहास को शामिल किया गया है। मनोविज्ञान को शामिल किया गया है कि नहीं किया गया है, आप अभी बता रहे हैं आपको। राजनीतिक विज्ञान, आप खुद सोचिए कि सामाजिक विज्ञान में कि इतिहास तो एकदम बिल्कुल कन्फर्म है, मनोविज्ञान पर थोड़ा संशय बन रहा है, लेकिन आप लोग खुद सोचिए थोड़ा सा। राजनीतिक विज्ञान भी हम लोग सामाजिक अध्ययन में देखते हैं, उसके बाद भूगोल को भी हम लोग सामाजिक अध्ययन में देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ ये बी आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, जो मनोविज्ञान है, ठीक है। मनोविज्ञान को सामाजिक उच्च प्राथमिक स्तर पर जो आपका सामाजिक विज्ञान है उसमें ये नहीं लिया गया। अब 19 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, ठीक है। जब विभिन्न संदर्भों में रहने वाले दो व्यक्तियों की स्थितियों पर कोई वर्णन दिया जाता है, तब सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए जिसमें कि वे, ठीक है, यानी जब कोई संदर्भ है दोस्तों, हम आपसे बार बार ये बोलना चाहेंगे कि अगर आप प्रश्न को समझ जाते हैं, ठीक है, आप प्रश्न पहले यहाँ आप लोग देखिए प्रश्न अगर इस प्रश्न को आप समझ जाते हैं तो ये ऑप्शन देख करके आप ट्रिक कर सकते हैं। ये प्रश्न क्या बोला है कि जब विभिन्न संदर्भों, यानी कोई संदर्भ में रहने वाले दो व्यक्ति हैं, ठीक है, यानी किसी संदर्भ में रहने वाले दो व्यक्ति हैं और उनकी स्थितियों पर कोई वर्णन दिया जाता है, ठीक है, तब सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए जिसमें कि वे, तो ऑप्शन को देखें, जिसमें से कि वे उनमें से आदर्श पात्र की पहचान करें, उनमें जाति वर्ग लिंग विभेद करें, ये तो सीधे जात भेद लिंग विभेद अंतर करना, ये सब उस वर्णन के बारे में मूल्य परक निर्णय करें और उसके माध्यम से प्रस्तुत सूचना का परीक्षण करें, ठीक है। तो जब परीक्षण भी करना ये गलत हो जाता है। यहाँ पर सी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होता है, उस वर्णन के बारे में मूल्य परक निर्णय कर सके, ये आपका प्रयास होना चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर जो है आपका क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि आज का 20 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, ये उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करता है। ठीक है, आप 6 to 8 में अगर सामाजिक विज्ञान को देख रहे हैं तो उसमें ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, ये जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं इसमें से कौन सा सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करता है दोस्तों। तो देखा जाए तो ऐसे तत्व, यह ऐसे तत्वों से भरपूर है जिन्हें याद रखना जरूरी है। ठीक है, याद रखना, रटना, ये सब जहाँ आता है वो लगभग गलत होता है, उसको आप लोग गलत कर सकते हैं। तो याद रखना जरूरी है, ये आपका गलत हो जाएगा। यह विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशील को प्रेरित करता है। दोस्तों अगर कल्पना, बच्चों में कल्पनाशील और ये सब, ये सही आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यह कम वैज्ञानिक है और धारणाओं पर आधारित है। ये भी अगर देखा जाए तो सही है, लेकिन कुछ सही है। और यह वास्तविक जीवन और रोजगार दिलाने के लिए उपयोगी नहीं है। ये ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि अगर सामाजिक अध्ययन आप पढ़ते हैं, समाज के बारे में जानते हैं, तो ये नहीं है कि इसमें रोजगार, हम सामाजिक विज्ञान पढ़ करके आप समाज के टीचर नहीं बन सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। तो इसमें सबसे अच्छा और करेक्ट ऑप्शन आपका बी होता है, यह विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशील को प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगा दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर देखिए बीएड के साथ साथ हम लोग इस चैनल पर बीएड के साथ साथ बीएड के सारे सब्जेक्ट, सारे सेमेस्टर को हम लोगों ने कवर किया है। इसके साथ साथ बीएड के साथ साथ हम लोगों ने सी टेट का भी देखने का प्रयास किया है। तो सी टेट में अब हम लोग देख रहे हैं सामाजिक अध्ययन। तो सामाजिक अध्ययन के पार्ट 2 यानी बी, ये जो आपका सेकेंड पार्ट है सामाजिक अध्ययन पेपर 2 है, इसके पार्ट 2 को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे और हमारे मेहनत के लिए आप एक लाइक बस केवल दे दीजिएगा। 21 नंबर अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। सामाजिक समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों इसमें परस्पर आदर, ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाए। दक्षता, उपभोगवाद और प्रतिस्पर्धा, ये आपका गलत है। 22 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों अगर देखा जाए तो एक शिक्षक चाहता है कि उसके विद्यार्थी नगर निगम को उपलब्ध धनराशि के स्रोतों का पता लगाए। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक विश्वसनीय और उपयुक्त होगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, सरकारी वेबसाइट को ढूंढना, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होता है। 23 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों क्या है, इसको आप लोग देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस विषय सामग्री को पाई रेखा के द्वारा सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इसमें सी आपका जलाशयों का विवरण, ये आपका ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 24 नंबर का जो क्वेश्चन है, यह कक्षा 4 के स्तर पर पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सहायक सामग्री क्या होगा। तो ये आपका चार्ट पेपर, ग्लोब, एटलस और मानचित्र, ये सारे के सारे हैं। लेकिन चार्ट, कक्षा 4 का अगर बच्चा है तो चार्ट पेपर पर अगर हम पढ़ाते हैं तो वो अच्छी तरीके से वो समझने का प्रयास कर सकता है। 25 नंबर का जो क्वेश्चन होगा दोस्तों, दो विषय ए और बी पर विचार कीजिए और लिंग समानता के बारे में चर्चा करने के लिए सही विषयों को चुनिए। श्रम की महत्ता और गृह व्यवस्था के उत्तरदायित्व, अगर इसमें दोस्तों देखा जाए तो ए आपका सही होगा। ए और बी दोनों प्रासंगिक हैं, ए और दो दोनों अप्रासंगिक हैं, केवल ए प्रासंगिक है, केवल दो प्रासंगिक हैं। तो ए और दोनों, ये दोनों आपके प्रासंगिक हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका 26 नंबर का दोस्तों जो क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को इतिहासकारों के समान सोचने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी। तो इसमें आपका सी ऑप्शन परियोजना विधि। क्यों? पूछताछ विधि, बच्चों से हम पूछेंगे वो बताएंगे, ये विधि भी है। स्रोत विधि यानी स्रोत कहाँ से, कहानी सुनाने विधि। लेकिन परियोजना विधि जो है आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है और सबसे थोड़ा सटीक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इसमें 27 नंबर का जो प्रश्न होगा, कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि है। यानी कोई कारखाना के बारे में अगर हमें पढ़ाना है तो सबसे उपयुक्त विधि क्या होगी। तो दोस्तों एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, एक कहानी सुनाना, किसी विशेष को निमंत्रित करना, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा है कि अगर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखा देते हैं बच्चों को तो ये सबसे अच्छा होगा। ठीक है, क्यों? ठीक है,
नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों 28 नंबर, ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था, ठीक है। क्या चीज़? ऋग्वेद। इसकी रचना प्रकृति में की गई। इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। तो इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही होता है? तो दोस्तों ये गलत है, यानी पहला आपका गलत हो है, 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था, ये आपका ऑप्शन गलत है। और 2 और 3 सही है, ठीक है। 2 और 3 सही है, यानी इसकी रचना प्रकृति में की गई थी और इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। 29 नंबर का दोस्तों प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। मानकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह से नीचे स्थिर है। इसकी ऊंचाई एवरेस्ट पर्वत से भी अधिक है। या निम्नलिखित में से किसमें से स्थित है? अर्कटांटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। तो दोस्तों ये प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट और लास्ट आज का प्रश्न है आपका, विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है। तो दोस्तों ये आपका बौद्धों के नियम का, जो विनय पिटक है ये बौद्धों के नियम का उल्लेख करता है, ग्रंथ के उल्लेख कर, जैन धर्म वैदिक कर्मकांड शिक्षकों के मध्य ये सब नहीं है, ये आपका विनय पिटक से संबंधित बौद्ध धर्म के नियम है, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग देखेंगे ये आपका 31 से 60 प्रश्न पार्ट 2 के रूप में सामाजिक अध्ययन का देखेंगे। तो दोस्तों अगर सामाजिक अध्ययन की आप तैयारी करना चाहते हैं, सी टेट में एनसीईआरटी आधारित हम आपको दिए हैं 3 पार्ट में। 3 पार्ट में हम दिए हैं आपको जो पर्यावरण होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट विषय आपको 3 वीडियो के अंतर्गत एंटीबायोटिक 1, एंटीबायोटिक 2 और एंटीबायोटिक 3 करके इस तरीके से वीडियो दिया गया है। तो आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे हम लिंक दे दे रहे हैं। वो वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपका जो समाज ये है पर्यावरण है उसमें आप एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।